तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री जिसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये होगा हमारा घटना चक्र का, जो कि बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और इसके प्रश्न के साथ साथ हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी समझते चलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा हो, चाहे वह बीपीएससी टीआरई 4 हो, या एडीओ हो, या बिहार एसएससी हो, किसी भी लेवल पर आप एग्जाम की किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो आपको पता ही होगा कि पीवाईक्यू काफी महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी अगर बीपीएससी द्वारा पूछा गया है तो निश्चित रूप से अच्छा होगा ही। हमको थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए कि आपके पास ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है या नहीं। हम भी एक बार चेक कर लेते हैं और शेयर भी कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जा रही है या नहीं, हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। तो आज का हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है आपका, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो जवाब देना है आपको, पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन हुआ, बताइएगा। चलिए, तो इसका आंसर है अल्मीडा, ठीक है। अल्मीडा जो था वो 1505 में आता है और 1509 तक यहाँ भारत में रहते हैं, और ये पुर्तगाल की ओर से प्रथम वायसराय भारत में बने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 में आया और 1509 तक आगमन, 1505 में आया और 1509 तक रहा था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद द्वीप पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगाली जो है हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजदीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो कहता है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली, जो कि समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था। हुगली आपको पता है कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए, इसका जो है एक्सप्लेनेशन, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, है ना। कि किस रूप में पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल करता था। ये कौन था, तो ये था हमारा पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अंग्रेज में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, बताइएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित अंग्रेज में किसे जहांगीर ने, ये जहांगीर मुगल शासक के अंतर्गत जो शासन कर रहे थे, उसने किस अंग्रेज को, उस अंग्रेज का नाम बताना है जिससे खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। याद रखिएगा, हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए,
हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इन फ्यूचर में कि हॉकिंस कौन था। तो हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। तो हॉकिंस क्या था? एक इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी भी था और व्यापारी भी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर सूरत पहुंचा और अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया। तो फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित कौन किया था? तो इसको किया था जहांगीर ने। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब भी भेंट दिया। 400 का मनसब भी भेंट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी बताइएगा। गोवा में, बंगाल के हुगली में, या सूरत में, या आरकोट में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सूरत हो जाएगा। 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। इसका आंसर राइट हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वालली पहुंचा।
हेलो, चलिए थोड़ा सा माइक जो है ये छोड़ दिया था। हेलो, आ गया फिर से, सॉरी उसके लिए। चलिए अब ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए चलिए, थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम हो गया था। चलिए आ गया फिर से, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? सर आयरकूट ने किया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। कहां पर? वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास के युद्ध में कौन किया था? लाली ने किया था। लाली याद रखिएगा आप लोग, वांडीवास का युद्ध। उसके बाद है अगला युद्ध हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में, अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अक्टूबर 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज के मध्य हुआ था। कौन कौन था इसमें? मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज के मध्य हुआ। युद्ध में अंग्रेज विजय रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। आपसे पूछा जाएगा बक्सर में, जो बक्सर का युद्ध 1764 में जो हुआ था, उसमें अंग्रेजी सेना कौन था? अंग्रेज का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णय पर मोहर लगा दिया। प्लासी के निर्णय पर क्या लगा दिया? मोहर लगा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 नंबर है आपका, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालली के स्थान पर हराया था? यानी कि कह रहा है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को हराया था? अंग्रेज हराया था किसको? पुर्तगाली को। कहां पर? स्वालली में। स्वालली में हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालली के स्थान पर हराया था? तो स्वालली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने हराया था किसको? पुर्तगाली को। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वालली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध, यानी पुर्तगाली विरोध कर रहा था, फिर उसके बावजूद भी कैप्टन मिडल्टन जो है वह सूरत के समीप स्वालली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार की अनुमति ले लिया। यहां व्यापार की अनुमति क्या किया? ले लिया। चलिए उसके बाद, बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से अंग्रेजों ने अपनी व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर यहां तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियों की स्थापना की। ठीक है, तो स्वालली का स्थान भी काफी महत्वपूर्ण है। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। पुर्तगाली विरोध किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने वहां जाकर के मुगल बादशाह से अपना जो है वो अनुमति ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान करना है जहां से, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहां से मिलता था? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, बिहार। इसका आंसर सबसे अधिक सोरा और अफीम कहां से मिलता था? तो बिहार से मिलता था। सबसे अधिक सोरा और अफीम कहां से मिलता था? बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहां से प्राप्त होता था? तो बिहार से। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया बीपीएससी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र
अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था बताइएगा? अफीम के लिए आपका बिहार प्रसिद्ध था। इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो अफीम के लिए, सोरा और अफीम के लिए कौन प्रसिद्ध था? गुजरात नहीं था, दक्षिण भारत नहीं था, असम भी नहीं था, आप हमारा ये बिहार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद रजा खान को, सिताब राय को। अगला ऑप्शन देखिए क्या है। चला गया, गड़बड़ हो गया क्या? चलिए ठीक है, यहाँ है राय दुर्लभ को और सैयद गुलाम हुसैन को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोरे सम्राट शाह आलम को अंग्रेज संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवान के रूप में दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उनके पास ऐसी क्षमता थी। ठीक है, कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, मुर्शिदाबाद के लिए कौन? रजा खां, और उसके बाद मुर्शिदाबाद के लिए कौन? रजा खां, मुर्शिदाबाद जो बंगाल है, रजा खां, तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खां उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। मोहम्मद रजा खां किस रूप में काम करते थे? उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। यद्यपि किसका उत्तरदायित्व था? कंपनी का उत्तरदायित्व था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा। देखिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो 13 नंबर प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब प्रदान की बताइएगा? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की बताइएगा? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765 या 29 अगस्त 1765। तो इसका जो सही आंसर है 12 अगस्त 1765। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई? 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम द्वितीय को मिले। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। तो शाह आलम द्वितीय ने कब दिया? 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, कौन था उस समय मुगल बादशाह? शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह उस समय कौन था? 1765 में मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। और उन्होंने कंपनी को कौन कौन जगह दिया? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अस्थायी रूप से दे दी।
जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपया दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी ने 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। उस समय जब हम बात करते हैं 1765 की, तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। तो शाह आलम द्वितीय को 1788 में क्या कर दिया गया था? अंधा कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय को 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उनके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, जिसका समय है 1806 से 37, और बहादुर शाह द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड है 1837 से 1857, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। तो जैसे ही ये मुगल बादशाह कमजोर पड़ता है, अंग्रेज मजबूत हो जाते हैं, और देख रहे हैं शाह आलम द्वितीय के टाइम से ही अंग्रेज को जो भी अधिकार दिए गए शाह आलम द्वितीय के द्वारा, उसी का फायदा अंग्रेज उठाते हैं। और देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय आते हैं, इसका शासन काल है 37 से 57। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। और बाद में देख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद जो अकबर है उसको कहां भेज दिया गया? उसे रंगून भेज दिया गया, और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, 1862 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है उसके साम्राज्य की सीमा कहां से कहां तक थी? चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, या पेशावर से वाराणसी। इसका आंसर नहीं है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन देखना होगा हमें। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखिए। आ गया? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन है आपका 14 नंबर का। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली तक ता पालम, आज दिल्ली ता पालम। अर्थात शाह आलम द्वितीय के काल में मुगल साम्राज्य सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। तो ये टाइम किसका उस समय शासन था? तो उस समय शासन था शाह आलम द्वितीय का, जो कि काफी छोटा हो गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। ठीक है, पूछा गया था लेकिन ये प्रश्न को निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था? बताइएगा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जामा शाह से, शेर अली से, या दोस्त मोहम्मद से? दोस्त मोहम्मद से। तो रंजीत सिंह ने, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। पंजाब शाह आलम अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर
मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह ने को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया, दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा। कहता है 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र, अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। पेशावर पर अधिकार करने के बाद पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। तो रंजीत सिंह से सहायता मांगा गया और बदले में रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट में दिया गया। बदले में रंजीत सिंह को क्या दिया गया? तो कोहिनूर हीरा भेंट में दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी बताइएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई? श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में या कोयम्बटूर में? तो टीपू सुल्तान काफी साहसी एक तरह से शासक रहे हैं। काफी इन्होंने अपने शासनकाल में अंग्रेजों को धूल चटाया, ठीक है, और बाद में ये लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन अपने शासनकाल में इन्होंने काफी अंग्रेजों को काफी परेशान किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। चलिए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उनका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, मतलब मित्र के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेज के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपना दूत मंडल भेजे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए 17 को देखते हैं। भारत में श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा हैदर अली, टीपू सुल्तान या डुप्ले या नंदराज। तो इसका हो जाएगा टीपू सुल्तान। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। टीपू तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेज की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान शामिल थे। अंग्रेज के उस समय कौन थे? अंग्रेज की ओर से कौन थे? कॉर्नवालिस, और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेज तथा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में देखिए और क्या देना पड़ता है। युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपया अंग्रेज को देना पड़ा था। 1792 ईस्वी में जो संधि हुई थी उसमें 3 करोड़ रुपए टीपू को अंग्रेजों को देना पड़ा था। टीपू ने अंग्रेज को 3 करोड़ रुपया दिया और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपया नहीं देंगे तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेज के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है।
तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। साथियों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। ये स्टेटमेंट है कार्नवालिस का। ये स्टेटमेंट है कार्नवालिस का, जो कि टीपू सुल्तान जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हो रही थी उस समय में कार्नवालिस ने यह स्टेटमेंट दिया कि हमने अपने शत्रु को हरा दिया और जो हमारे साथ में हमारे साथ युद्ध लड़ रहे थे हम उसे भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। और अंग्रेज ने शर्त रखा था कि अंग्रेज टीपू सुल्तान के सामने कि अगर आप हमें 3 करोड़ रुपया नहीं देंगे, 3 करोड़ रुपया नहीं देंगे तो आपके दोनों बेटे को हम अपने कब्जा में रखेंगे। तो ये शर्त था अंग्रेजों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन या लॉर्ड मिंटो या अलेक्जेंडर बर्न्स के द्वारा। तो यह होगा कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में उन्मूलन किसका? ठगों का उन्मूलन। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। तथा काली किसके किसके पूजा, याद रखिएगा, ठग जो था किसका किसका पूजा करता था? काली का, दुर्गा का और भवानी का। ठग जो था ये किसका किसका पूजा करता था? काली, दुर्गा और भवानी का। ठग जो था किसका किसका पूजा करता था? काली का, दुर्गा का अथवा भवानी की पूजा करते थे। तथा प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। तो कौन नियुक्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया था किसको? कैप्टन स्लीमैन को। कैप्टन स्लीमैन को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया था किसके लिए? तो ठगों का अंत करने के लिए, ठगों का उन्मूलन करने के लिए। ये लोग पूजा करते थे किसका? काली का, इसको मानते थे दुर्गा को और भवानी को। काली को, दुर्गा को और भवानी को मानते थे। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया तथा अनेक ठगों को फांसी दे दी। 1500 ठग को बंदी बनाया और अनेक को फांसी दे दिया। चलिए इसके आगे देखिए, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 में के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो ठगों का अंत कैसे हुआ? तो ठगों का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसको नियुक्त किया था? तो कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था। कब किया था? तो 1837 में। तो ठगों का अंत कब हुआ या ठगों का उन्मूलन कब हुआ? तो 1837 में हो गया। ठगों का अंत कब हुआ? 1837 में। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं। बंगाल के द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल के द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? द्विशासन प्रणाली बंगाल के द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बताइएगा। बंगाल का द्विशासन प्रणाली आपको लागू किया गया था वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, विलियम बेंटिक द्वारा या लॉर्ड कर्जन या रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल का द्विशासन प्रणाली या द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 में हुई। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली का शुरुआत कब हुआ? 1765 में। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए देखते हैं द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में हुई। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में
1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और रजा सिताब ए राय को पदच्युत कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये होगा हेक्टर मुनरो, लॉर्ड लियोनस कार्टिस या लॉर्ड मैकाले या रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है लॉर्ड लियोनिस कार्टिस, लियोनिल कार्टिस है, लेकिन लियोनिस कहीं लिखा रहता है, कहीं लियोनिल लिखा रहता है, तो लियोनिल कार्टिस होगा। लियोनिल कार्टिस द्वैध शासन का जनक, द्वैध शासन का जनक लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है। लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग कर दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 21 नंबर है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में किस गवर्नर के समय रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो भारत में किस गवर्नर के समय में भारत में रेलवे लाइन किस गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो भारत में किस गवर्नर के समय रेलवे लाइन बिछाई गई बताइएगा? ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बनाई, मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। कलकत्ता से रानीगंज, ये भी याद रखिएगा, 1801 साल के बाद कलकत्ता से रानीगंज। दूसरे रेलवे लाइन के बारे में पूछा जाएगा तो कहां से कहां तक? तो कोलकाता से रानीगंज। कहां से कहां तक? तो कोलकाता से रानीगंज। दूसरी रेलवे लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो कोलकाता से रानीगंज तक बिछाई गई थी। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, मुंगेर का बरियात काल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरियात ताल का विरोध का उद्देश्य था। इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, पाकास्त भूमि की वापसी की मांग। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। मुंगेर के बरियात ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1936-38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 23। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पूछा गया आपसे 1857 में, जिस समय 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो जो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से 62 तक रहा था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से है कब तक? 1856 से 62 तक। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 62 तक है। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक है? 1856 से 62 तक। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। तो भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आपको यह भी याद रखना है कि भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर कैनिंग था। इसका शासन काल है 56 से लेके 62, 1856 से लेके 1862, और इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। इतना बात आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको यह याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग जो है वह भारत का प्रथम वायसराय
और अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये चर्बी वाला जो कहता है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? एनफील्ड राइफल भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था बताइएगा? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, और जनवरी 1857 में, या फरवरी 1857 में? इसका जो सही आंसर है दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में चर्बी वाली कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल, पुराने बंदूक का क्या नाम था? तो ब्राउन बेस, पुराने बंदूक का नाम था आपका ब्राउन बेस, और नए वाले बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल याद रखिएगा, एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया गया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सलाइकोट बने कहां बनता था? दमदम, अंबाला और सलाइकोट में बने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। आगे देखिए, क्या एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर ऊपर वाले भाग को क्या करना पड़ता था? ऊपर वाले भाग को दांत से काट कर खींचना पड़ता था, ठीक ना? दांत से खींचना पड़ता था, मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल से सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिक को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बताइए, तो आप बताएंगे कि चर्बी वाला कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण है। चर्बी वाला कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो ये इसको 2 बार रिपीट किया गया और कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इसका नेतृत्व किया था आपको कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने, ठीक ना? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। तो इनका संबंध कहां से है? बिहार के आरा जिले से बाबू कुंवर सिंह का संबंध है। बिहार के आरा जिले से बाबू कुंवर सिंह का संबंध है। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें आदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से महामंडित किया था। कहने का मतलब है, जब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ना प्रारंभ किया तो उनके अंदर एक अदम्य शक्ति और साहस आया, उनके अंदर एक जुनून आया, ठीक है। सेना नायक के आदर्श गुणों से महामंडित किया तथा कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह कहा गया। बिहार का सिंह किसे कहा जाता है? तो बाबू कुंवर सिंह को कहा जाता है। माना जाता है उन्होंने शाहाबाद जिले में
अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। तो उनका मृत्यु कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को किसका मृत्यु हुआ था? तो बाबू कुंवर सिंह का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 है आपका। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में मतलब विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। ये क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, धीरजपुर के या जगदीशपुर के? तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। कौन? कुंवर सिंह। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कहता है बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर, जिला का नाम था शाहाबाद। जिला का क्या नाम था उस समय? शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1882 ईस्वी में जन्मे। उसका जन्म हुआ था 1782 ईस्वी में। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से ही उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में ही उनका मृत्यु हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायक के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। बिहार का सिंह कहने का रीजन क्या है? उन्होंने अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 है आपका। प्रश्न नंबर 29 है 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान? जगदीशपुर से इसका संबंध होगा। जाहिर सी बात है, इनका संबंध कहां से है? जगदीशपुर से है। अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर है। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से लड़े थे? ये जगदीशपुर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आरा, पटना, वाराणसी, बेतिया दिया, तो ऑप्शन नंबर ए आरा हो जाएगा। ठीक ना। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। 25 जुलाई 1857 में दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया और 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। ठीक है ना। तो पटना माना है, लेकिन जो उसका संबंध आरा से है, तो उनका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आरा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31। यहाँ पर आपका, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग? नाना साहब, देखिए सब भाग लिया था। ठीक ना। नाना साहब भी भाग लिया था कानपुर से। नाना साहब सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, और मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से, बेगम हजरत महल। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
इसमें से एक से अधिक इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, लखनऊ का संबंध बेगम हजरत महल से होगा। बेगम हजरत महल फैजाबाद, बेगम हजरत महल क्या था, कानपुर में नाना साहब नेतृत्व किया था, और फैजाबाद में इस मौलवी अहमद उल्लाह, विद्रोह फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्लाह ने दिया, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट बादशाह की पत्नी बेगम जिन्नत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर ई होगा, ठीक है, क्योंकि जिन्नत महल भी उसमें अप्रत्यक्ष रूप से बहादुर शाह जफर का साथ दे रहा था। ठीक है, हम लोग कितने देर से लाइव हैं? चलिए 1 घंटा होने वाला है लाइव को ना, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। आवाज क्लियर जा रहा है ना आपको ना? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें से एक से अधिक इसका ईस्ट इंडिया कंपनी, चलिए सही है, सब कुछ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं हम लोग। पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, बताइएगा। पटना से कौन था 1857 के नेता? हैदर अली खां, जुधार सिंह और राजपूत कुंवर सिंह और कुशल सिंह। तो ये है राजपूत कुंवर सिंह। पटना के 1857 का पटना भी पूछा गया तो ये क्या हो गया, कुंवर सिंह ही हो गया। ठीक है, जगदीशपुर भी रहता तो कुंवर सिंह, आरा भी रहता तो कुंवर सिंह। लेकिन इसके बाद भी एक पीर अली है, उनका भी अगर इसमें ऑप्शन होता तो उसका आंसर हो सकता था। चलिए इसको देखते हैं। पटना के स्वतंत्रता संग्राम 1857 स्वतंत्रता संग्राम में राजपूत कुंवर सिंह था। ठीक है, पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो 15 से जुलाई से लेकर के 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर, हमीरपुर या धीरजपुर। तो ये होगा जगदीशपुर, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का सख्त तक पलट कर दी और अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विस्टन आयर द्वारा दबा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्ध अवस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और बिगुल बजाया। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। विद्रोह के दौरान उन्हें क्या कहा गया? तो बिहार का सिंह कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। फिर से वही ऑप्शन, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बिहार में 1857 का विद्रोह किसने किया? फिर से वही सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमद उल्लाह। मौलवी अहमद उल्लाह जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का कट्टर दुश्मन था।
इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में आर्टक के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान किया करते हुए सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। अंग्रेज ने इसको कहा था, किसको कहा था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह को कहा था। मौलवी अहमदुल्लाह शाह को अंग्रेजों ने कहा था कि ये जो है अदम्य साहस से भरे व्यक्ति है। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा था अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और सुदृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। कौन? मौलवी अहमदुल्लाह के बारे में अंग्रेजों ने कहा था। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। किनके लिए? तो मौलवी अहमदुल्लाह का गिरफ्तारी हो जाए इसके लिए अंग्रेज ने 50,000 का इनाम रखा था। इसके लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था मौलवी अहमदुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ आपको। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये होगा गालिब ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 40 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते के रोकथाम और अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं था, बाकी तीनों इसका कारण था। कहता अंग्रेज अधिकारी की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्ष में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? पूछा जा रहा है कौन सा वर्ग है जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? कौन सा वर्ग है जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? कौन सा वर्ग है? खेतीहर मजदूर, कृषक, साहूकार, जमींदार। बताइएगा इसमें से कौन सा भाग नहीं लिया था? तो इसमें से कौन सा भाग खेतीहर लिया था और कृषक भी लिया था, साहूकार और जमींदार नहीं लिया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4 सही हो जाएगा, क्योंकि ये खेतीहर मजदूर और कृषक 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके 7 जमींदारों ने अपनी आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो गया, पहला ऑप्शन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बताइएगा कौन सा भाग? दानापुर में तो हुआ, पटना में, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, आरा, इसमें से कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी केवल 4, यानी कि मुंगेर में जो है 1857 के विद्रोह का ज्यादा असर नहीं हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पीर अली जो था, पीर अली या पुस्तक विक्रेता था, पीर अली कौन था? ये पुस्तक विक्रेता था जिन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोह काम कर रहे थे, उन्हें विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन देखिए आपका,
अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है आपका। 44 नंबर, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया बताइएगा? लखनऊ में किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। बेगम ऑफ अवध इसका नाम है। बेगम हजरत महल पूरा नाम होगा इसका। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां से? लखनऊ से। लखनऊ बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ यानी कि अवध, जो अवध है, अवध, लखनऊ का नाम अवध है, में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहां विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर दिया। तो लखनऊ में कैंपबेल ने हराया था किसको? बेगम हजरत महल को। किसको हराया था? बेगम हजरत महल को कैंपबेल ने हरा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखिए आपका है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण आपसे पूछे गए हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण बताइए क्या हो सकता है? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ये बात तो था ही। किसी समान योजना और केंद्रीकरण संगठन की कमी, ये भी बात था। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ये भी बात था। चलिए आगे देखते हैं इसमें। जमींदारों की सहभागिता, जमींदार का तो सहभागिता नहीं था, तो इसमें कहता है 1857 के विद्रोह का असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीकरण संगठन की कमी थी। लेकिन मुख्य रूप से बहुत सारे कारण थे। हिंदू मुस्लिम एकता की भी कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने का पर्व तुले भी थे, प्रतीत होते थे। किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उसमें अनुशासन की कमी थी। उनमें क्या था? अनुशासन की कमी थी। तभी तो सुनियोजित अनुशासित सेना के बजाय दंगई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा के छोड़कर और कई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनकी जगह किस प्रकार की राजनीति सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उसके पास एक भविष्य योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तथा या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। कहने का मतलब है सीधा सा कि 1857 के विद्रोह मुख्य रूप से असफल क्यों हुए? असफलता के विभिन्न कारण थे, लेकिन उसमें से एक मुख्य कारण यह था कि उसको कोई नेतृत्व करता सही नहीं मिल पाया, जिसके वजह से 1857 का विद्रोह असफल रहा और अंततः अंग्रेजों की विजय हुई। लेकिन अंग्रेज बहुत हद तक परेशान हो चुके थे। काफी उनका नुकसान हो चुका था और अपनी नीतियों में भी अंग्रेजों ने कई बदलाव लाए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कथन एक दिया गया, कथन क में है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में क्या कहता है? 1857 के विद्रोह में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही है, सत्य है। क और क का सही सुस्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? तो महारानी विक्टोरिया ने
1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज को उसके नियंत्रण में लाने की घोषणा की, भारत को उसके नियंत्रण में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इस प्रांत से चयन किया। तो कहां कहां से चयन किया था? इसका आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से। गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से कहां कहां से इसका चयन किया गया? पंजाबी सिख एवं गोरखा, पंजाबी सिख एवं उत्तरी प्रांत से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी 1857 के विद्रोह को? बताइएगा। षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो लॉर्ड जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। किसने दिया था? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी। षड्यंत्र की संज्ञा दी 1857 के विद्रोह को। षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया? षड्यंत्र की संज्ञा दिया सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को किसकी संज्ञा दी? एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था। क्या कहना था उसका? आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सैनिक विद्रोह का संज्ञा 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा? 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा? यह भी बात अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे कि किसने कहा? जॉन लॉरेंस और सीले ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। मतलब उसका कहना था, सीले का कहना था कि यह स्वार्थ की भावना से लड़ा गया युद्ध है, इसमें देशभक्ति की कहीं कोई भावना नहीं है। उसके बाद है, उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। मतलब उसको यह भी कहना था कि यह केवल और केवल सैनिक विद्रोह था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 50 है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम? तो यह हो जाएगा आपका बीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बीडी सावरकर का एक पुस्तक है जिसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी की संज्ञा दी है। तो इन्होंने दो बातें कही है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम एवं प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया है। कौन दिया है? तो वीडी सावरकर। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ये हो जाएगा पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद 1857 के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। किसका गठन किया था? तो पील आयोग का गठन किया था, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया।
यूरोपीय सैनिकों को की संख्या को जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दिया गया तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया। मतलब 1,00,000 सैनिक को भारतीय सेना को निकाल दिया गया नौकरी से। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में 1:3 रखा गया। मतलब बंगाल में दो भारतीय सैनिक पर एक यूरोपीय सैनिक था, लेकिन बंगाल और मद्रास में बंबई और मद्रास में तीन भारतीय सैनिक पर एक अंग्रेज सैनिक रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह था आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती थी, इसी के बारे में था नील विद्रोह। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिक के विरुद्ध हुआ यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी। विद्रोह का मूल कारण क्या था? ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित कर जो बहुत ही कम होती थी पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार का बेगार कृषि विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा। तो दीन बंधु मित्र ने कौन सा नाटक लिखा? नील दर्पण। आपसे पूछा जाएगा नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? तो नील दर्पण दीन बंधु द्वारा लिखा गया है। तो नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीन बंधु द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीन बंधु थे नील दर्पण के लेखक। यहां हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा या दासाला प्रथा। तो ये था रैयतवाड़ी प्रथा, जिसके तहत किसान खुद भूमि का मालिक होते थे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। अगला है पागल पंथ। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना किया था करम शाह ने। पागल पंथ की स्थापना कौन किया था? तो करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना किया था। करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना किया था। करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना किया था। अगला देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, फराजी कौन था? तो फराजी हाजी रईतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन था? हाजी रईतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी रईतुल्लाह ने किया था। फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी रईतुल्लाह ने किया था। फराजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? हाजी रईतुल्लाह ने। फराजी आंदोलन का शुरुआत हाजी रईतुल्लाह ने किया था। अगला क्वेश्चन, कुका आंदोलन कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गुरु रामसी कुका ने। कुका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। कुका आंदोलन जो है वह बहावी आंदोलन से मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन की संगठित किया था और
जुझारू बनाया। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना, इस धर्म को शुद्ध करना तथा 1882 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी 1885 में मृत्यु हो गई। 59 नंबर प्रश्न है आपका, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? दक्कन दंगे का तात्कालिक कारण क्या था, बताइएगा। दक्कन दंगन के तात्कालिक कारण था आपका ऑप्शन नंबर बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर दक्कन दंगे का तात्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60, आज हम लोग 60 तक करेंगे। महाराष्ट्र में रमोसी कृषक जत्था किसने संस्था स्थापित की थी? तो रमोसी किसने स्थापित? वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने रमोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। कृषक जत्था स्थापित किया था। प्रारंभिक क्रांतिकारी में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के कौन थे? क्या एक क्रांतिकारी थे, अग्रणीय थे क्रांतिकारियों में। 1845 से 43 मुंबई प्रेसिडेंसी के रमोसी जनजाति के लोग को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई और 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इसकी मृत्यु हो गई। आज हम लोग प्रश्न नंबर 60 तक देख लिए हैं। निश्चित रूप से हम लोगों ने 60 प्रश्न के दौरान लगभग 100 और प्रश्न को देखा है एक्सप्लेनेशन के दौरान। तो आई होप आपने इस वीडियो को अभी तक अंत तक देखा। तो आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।